आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डाल्टन्स के एटॉमिक थ्योरी को। ठीक है, तो टॉपिक का नाम आप डाल सकते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। और ये जो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी हम लोग पढ़ रहे हैं किस लॉ के अंदर पढ़ रहे हैं? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन के अंदर पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, यहाँ पे ना डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी है, इसको तो हम लोग पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। थोड़ा बहुत ना डाल्टन साहब के बारे में जान लेते हैं। हालांकि आपके एनसीईआरटी बुक पेज नंबर 32 में भी उसके बारे में थोड़ा सा दिया हुआ है, इसको थोड़ा सा समझना भी आसान है। एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद आते हैं अपने टॉपिक पे। ठीक है, चूंकि डाल्टन साहब का यहाँ पे बात हो रहा है तो उसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए हल्का फल्का क्या है। आप एनसीईआरटी बुक खोलिए, पेज नंबर 32 में देखिए, यहाँ पे डाल्टन साहब का वो कुछ अपने गाल पे उंगली रखे हुए लगता है कुछ सोच रहे हैं अभी फिलहाल वो फोटो में, है ना। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए लिखा हुआ है जॉन डाल्टन, इसका पूरा नाम था जॉन डाल्टन। ठीक है, जॉन डाल्टन वाज बोर्न इन अ पुअर वीवर्स फैमिली इन 1766 इन इंग्लैंड। यानी कि जॉन डाल्टन का जो है जन्म हुआ था 1766 में, वो भी इंग्लैंड में, और वो भी एक वीवर्स के फैमिली में। वीवर्स कौन लोग होते हैं? जो कि बुनाई का काम करते हैं, कपड़ा बुनना, या फिर हो सकता है कि किसी प्रकार का यदि चटाई है तो चटाई को बुनना। देखो वीवर्स का मतलब ना, सुनो पहले, वीवर्स का मतलब हमेशा कपड़ा बुनने वाला ही नहीं होता है। वीवर्स का मतलब जो चटाई बुनता है वो भी होता है, रजाई भी बुनता है वो भी वीवर ही होता है। हाँ, अप्रॉक्सीमेटली हम लोग कह सकते हैं जो बुनाई का काम करता हो। ठीक है, तो इनका जो जन्म है वो 1766 में इंग्लैंड में हुआ था, वो भी एक वीवर्स के फैमिली में। आगे बढ़ते हैं। ही बिगैन हीज कैरियर एज अ टीचर एट द एज ऑफ 12। अरे बाप रे, 12 साल की उम्र में टीचर बन गए थे, सोचो। हाँ, 12 साल की उम्र में टीचर बन गए थे। ठीक है, तो इन्होंने जो है अपना कैरियर शुरुआत किया 12 साल की उम्र में। आगे बढ़ते हैं फिर। 7 ईयर्स लेटर, 7 साल बाद, 7 ईयर्स लेटर ही बिकेम अ स्कूल प्रिंसिपल। यानी कि 12 साल की उम्र में टीचर बने, उसके 7 साल के बाद ये प्रिंसिपल बन गए। यानी कि 12 7 19 साल की उम्र में ये प्रिंसिपल बन चुके थे। बहुत बड़ी बात है ना, नाइस। यानी कि हाँ, 12 7 19 साल के 19 साल के उम्र में ये प्रिंसिपल बन चुके थे। आगे बढ़ते हैं। इन 1793 डाल्टन लेफ्ट फॉर मैनचेस्टर टू टीच मैथमेटिक्स फिजिक्स एंड केमिस्ट्री इन अ कॉलेज। यानी कि इनको जो है पीसीएम में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में बड़ा इंटरेस्ट होगा, इसीलिए इन्होंने अपने घर को छोड़ दिया और ये कहाँ चले गए? मैनचेस्टर चले गए। मैनचेस्टर एक प्लेस का नाम है जो कि इंग्लैंड में पड़ता है। ठीक है, तो वहाँ पे ये चले गए। और ये बेसिकली वहाँ पे क्यों गए थे? ताकि ये जो है बच्चों को फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ पढ़ा सके। ठीक है, आगे लिखा हुआ है ही स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज लाइफ दे आर टीचिंग एंड रिसर्चिंग। मैनचेस्टर में इन्होंने जो अपना अधिकतर समय है, अपना जो जीवन है वो बिताया बच्चों को पढ़ा के और थोड़ा बहुत रिसर्च करके। ठीक है, ये भी था। उसके बाद इन 1808 ही प्रेजेंटेड हिज एटॉमिक थ्योरी विच वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन द स्टडी ऑफ मैटर। यानी कि 1808 में इन्होंने एटॉमिक थ्योरी को हम लोगों के सामने रख दिया, जो कि हम लोग अभी पढ़ेंगे आज के क्लास में। 1808 में इन्होंने एटॉमिक थ्योरी हम लोगों को दिया। और उस समय पे जब इन्होंने एटॉमिक थ्योरी दिया तो मैटर जो हम लोग पढ़ते हैं ना, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास इज नोन एज मैटर। तो मैटर के फील्ड में एक बहुत ही बड़ा टर्निंग पॉइंट, यानी कि बहुत ही बड़ा एक रेवोल्यूशन कह सकते हैं हम लोग, आया था। और ये हाँ, एक डाल्टन साहब के द्वारा ही ये दिया गया था। ठीक है, चलिए, तो डाल्टन साहब के बारे में हम लोगों ने तो पढ़ लिया, लेकिन इनका एटॉमिक थ्योरी क्या था इसके बारे में जान लेते हैं। अब थोड़ा सा सीरियस हो जाते हैं, सुनिए ध्यान से, क्योंकि ये हमारे टॉपिक का हिस्सा है, इसको जानिए थोड़ा सा। लिखा हुआ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। अच्छा, यहाँ पे एटॉमिक थ्योरी का मतलब क्या हुआ कि डाल्टन जी ने थोड़ा बहुत हम लोगों को एटम के बारे में बताया होगा, है ना। चलिए इसी के बारे में जानते हैं कि आखिर उन्होंने क्या बताया। लिखा हुआ है अ ब्रिटिश केमिस्ट जॉन डाल्टन प्रोवाइडेड द बेसिक थ्योरी अबाउट द नेचर ऑफ मैटर इन 1808। यानी कि वही बात है जो कि हमने आपको अभी बताया कि एक ब्रिटिश केमिस्ट भी थे ये, यानी कि थोड़ा बहुत केमिस्ट्री से इनका ताल्लुक़ रहता था, थोड़ा बहुत रिसर्च से केमिस्ट्री के फील्ड में करते रहते थे। हाँ, इंग्लैंड से बिलोंग करते थे। तो इन्होंने जो है ना एक बहुत ही बेसिक सा थ्योरी दिया हम लोगों को मैटर के बारे में, और मैटर के अंदर होने वाले प्रेजेंट होने वाले एटम के बारे में।
उसी का नाम पड़ गया डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। वो भी कब दिया? 1808 में दिया, ठीक है, जो कि आपने अभी पढ़ा तुरंत। आगे, हिज थियोरी वाज बेस्ड ऑन द लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन। अच्छा, हम लोग डाल्टन एटॉमिक थ्योरी को किस लॉ के अंदर पढ़ रहे हैं? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या फिर लॉ ऑफ डिफरेंट प्रोपोर्शन, जो भी आप कह लीजिए, है ना। और ये भी लॉ हमारे किसके अंदर आता है? बताइए जल्दी। लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन के अंदर आता है ना। तो इनका जो थ्योरी था वो पूरी तरीके से लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन पे बेस्ड था, ठीक है। आगे, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी प्रोवाइडेड एन एक्सप्लेनेशन फॉर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। देखो, सुनना मेरे बात को ध्यान से। लवोइजर ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हम लोगों को दिया, जोसेफ एल फ्रॉस्ट ने हम लोगों को लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन या फिर लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन दिया हम लोगों को, है ना। लेकिन ये ना अभी फिलहाल जो इन लोगों ने दिया हम लोगों को पढ़ने के लिए, वो अभी फिलहाल एक केवल ना थ्योरी वाला पार्ट था, यानी कि एक्सपेरिमेंटली करके किसी ने नहीं देखा था, है ना। लेकिन ये पहला आदमी ऐसा है जिन्होंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन दोनों को एक्सपेरिमेंट करके देखा। उसके बाद हम लोगों को इन्होंने थ्योरी लिखा, उसके बाद हम लोगों के सामने इन्होंने प्रस्तुत कर दिया, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग जो डाल्टन के एटॉमिक के थ्योरी में पढ़ने वाले हैं, वो बेसिकली हम लोगों को एक बहुत ही बेहतरीन एक्सप्लेनेशन देगा किसके बारे में? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन के बारे में, ठीक है। तो इसमें ना बेसिकली आपको वही चीज़ देखने को मिलेगा जो कि आपने दोनों लॉ में पढ़ चुका है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। क्या लिखा हुआ है देखिए ध्यान से। पहला लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू द डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के अनुसार क्या क्या इसमें है देखिए। सबसे पहला है, ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टीनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। बिल्कुल सही बात है। आप जानते हैं कि हर एक मैटर जो है बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होता है, और उसको हम लोग क्या कहते हैं? एटम कहते हैं, है कि नहीं? कोई डाउट इसमें? ये तो हम लोग जानते भी थे पहले से। बेसिकली आपको वही चीज़ में मिलेगा जो कि आपने दोनों लॉ में पढ़ चुका है ना। आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद लिखा हुआ है दूसरा में है, एटम्स आर इनडिविजुअल पार्टिकल्स। बिल्कुल सही बात है। यानी कि एक एटम, मैटर का एक एटम वो सबसे छोटा वाला हिस्सा है जिसको और ज़्यादा आप डिवाइड नहीं कर सकते हैं। ये भी बिल्कुल सही बात है ना। आगे बढ़ते हैं फिर। एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। ये भी आप जानते हैं। अच्छा, आपने क्या पढ़ा था कि केमिकल रिएक्शन के दौरान मास जो है कभी भी चेंज नहीं होता है। अब जब मास चेंज नहीं होता है तो क्या एटम चेंज होगा? क्या? बिल्कुल भी नहीं होगा, है ना। यानी कि जब मास चेंज हो ही नहीं रहा है केमिकल रिएक्शन में, तो एटम कैसे चेंज होगा भाई? या फिर ऐसा एटम कैसे क्रिएट होगा, कैसे डिस्ट्रॉय होगा? नहीं होगा ना। तो बिल्कुल कांस्टेंट रहेगा, बिल्कुल सेम रहेगा। वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये केमिकल रिएक्शन के दौरान हमारा जो है एटम ना ही बनता है ना ही घटता है, वो बिल्कुल बराबर रहता है, कांस्टेंट रहता है वो, ठीक है। ये भी आप जानते थे पहले से। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस, साइज एंड केमिकल प्रॉपर्टी। हाँ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। देखिए ध्यान से। लिखा हुआ है एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। अच्छा, हमारे पास एलिमेंट तो अलग अलग प्रकार के हैं। आयरन, मैग्नीशियम, सल्फर, फास्फोरस, ये सब क्या है? हमारा एलिमेंट है। तो जब एलिमेंट अलग अलग प्रकार के हैं तो क्या उसमें पाया जाने वाला एटम भी अलग अलग होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। इसको आप ऐसे समझिए, लिविंग थिंग्स तो हम लोग भी हैं, चींटी भी है, जानवर भी है, प्लांट भी है, लेकिन सब में सेल अलग अलग है कि नहीं है? है कि नहीं? बिल्कुल अलग अलग है। कुछ सिमिलरिटी भी है, ऐसा बात नहीं है, कुछ सिमिलरिटी भी है, लेकिन कुछ मायने में अलग तो है ना। उसी प्रकार से यहाँ पे कहा गया है कि डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट के डिफरेंट डिफरेंट एटम होते हैं, जिसका साइज भी अलग होता है, मास भी अलग होता है, और उसका केमिकल प्रॉपर्टी भी अलग अलग होता है। केमिकल प्रॉपर्टी का मतलब कि वो एटम किसी के साथ जाके रिएक्ट करेगा कि नहीं करेगा, रिएक्ट करेगा तो कितना ज़्यादा रिएक्ट करेगा, नहीं करेगा तो क्यों नहीं करेगा। ये हो गया हमारा केमिकल प्रॉपर्टी। बेसिकली मतलब ये हो गया कि अलग अलग प्रकार के एलिमेंट हैं तो अलग अलग प्रकार के उसके एटम भी होंगे। अब जब अलग अलग प्रकार के एलिमेंट है, अलग अलग प्रकार के एटम है, तो मास भी अलग होगा, यानी कि वजन उसका वो भी अलग होगा, साइज भी अलग होगा, कोई छोटा होगा कोई बड़ा होगा। उसी प्रकार से उसका केमिकल प्रॉपर्टी भी अलग अलग होगा। कोई समस्या इसमें? बात समझ में आ रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर।
उसके बाद 5वें नंबर में लिखा हुआ है एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर दे सेम इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टी। ये भी समझने वाली बात है, समझिए ध्यान से। कहा गया है कि एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर सेम इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टी। इसको समझिए इसे। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि आपके एक हाथ में दिया गया आयरन, दूसरे हाथ में भी आपको दिया गया आयरन, दोनों आयरन ही है, यानी कि दोनों सेम एलिमेंट है। तो ऑब्वियस सी बात है कि दोनों में जो एटम होंगे उसका मास बिल्कुल बराबर होगा, उसका केमिकल प्रॉपर्टी भी बराबर होगा, सेम होगा। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि एलिमेंट सेम है। लेकिन यदि दोनों एलिमेंट यदि दोनों एलिमेंट डिफरेंट होता तो केमिकल प्रॉपर्टी भी अलग होता, मास भी अलग होता। लेकिन यहाँ पे दोनों का जो एलिमेंट है वो क्या है? बिल्कुल सेम है, आइडेंटिकल है। तो जब एलिमेंट सेम है तो एटम सेम होगा, और जब एटम सेम है तो मास सेम होगा, दोनों का केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगा। ठीक है, ये बात हमारा इसमें था। आगे बढ़ते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं 6वें नंबर का। द नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स इन अ गिवन कंपाउंड इज फिक्स्ड। ये आपने पिछले वाले क्लास में ही पढ़ा है। देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है द नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स इन अ गिवन कंपाउंड इज फिक्स्ड। एग्जाम्पल लीजिए वाटर वाला। वाटर में जो रेशियो था, वाटर का एक कंपाउंड का जो रेशियो था वो कितना था? चलिए हम आपको एक बार याद दिला दे रहे हैं। कितना था? 1:8 था, है ना। इसका मतलब क्या हुआ भाई? इसका मतलब ये हो गया कि वाटर के यदि आपको एक कंपाउंड चाहिए तो उसके लिए आपको फिक्स्ड नंबर ऑफ हाइड्रोजन के एटम चाहिए और फिक्स्ड नंबर ऑफ ऑक्सीजन के एटम भी चाहिए। उसका रेशियो भी फिक्स्ड होना चाहिए, 1:8 हमेशा, है ना। वही बात तो यहाँ पे कहा गया है, वही बात तो कहा गया यहाँ पे कि द नंबर, यानी कि कितने नंबर होंगे, एंड काइंड्स ऑफ एटम, और किस प्रकार के एटम होंगे, ये पूरी तरीके से कंपाउंड में फिक्स्ड होता है। एग्जाम्पल के तौर पे यदि आपको एक वाटर का कंपाउंड बनाना है तो आपको मालूम है कि 2 ही प्रकार के एलिमेंट चाहिए हमको, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, है ना। और कितने नंबर में चाहिए भाई? कितने नंबर में चाहिए आपको? यहाँ पे हाइड्रोजन कितना दिख रहा है? H2 लगा हुआ है। 2 का मतलब यहाँ पे 2 आपको चाहिए हाइड्रोजन का एटम, और ऑक्सीजन का एटम कितना चाहिए? 1 चाहिए। ये फिक्स रहता है हमेशा, ये कभी भी बदल नहीं सकता है। ठीक है, तो वही बात यहाँ पे कहा गया था। आगे बढ़ते हैं, फिर 7वें नंबर पे है एटम्स कंबाइन। एटम्स, एक कोई दिक्कत नहीं, वो भी उसमें है। एटम्स कंबाइन, सुनिए ध्यान से। बेसिकली आपके एनसीईआरटी बुक में ना है 6, है ना। हमने उसमें से एक को ब्रेक करके बना दिया है 7, ताकि आपको समझ में आ जाए। तो वही चीज़ यहाँ पे है, एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड्स। क्या ये बात समझ में आ रही है? क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ होल नंबर। एग्जाम्पल फिर से लीजिए, वाटर के कंपाउंड का 1:8 रेशियो है, तो वहाँ पे जो एटम्स का रेशियो है वो क्या है? बिल्कुल कंबाइन आपस में है, और होल नंबर में है ना। 1 क्या है आपका? होल नंबर है। 8 क्या है आपका? होल नंबर है। तो वही यहाँ पे कहा गया है कि एटम्स जो हैं अपने आप में कंबाइन होते हैं होल नंबर में, उसके बाद ही आपका जाके कंपाउंड बनता है कि नहीं। एग्जाम्पल हमने आपको दोबारा कौन सा दिया था? अमोनिया का, याद कीजिए 14:3 उसका रेशियो था, याद दिला देते हैं आपको। यहाँ पे देखिए 14:3, तो 14 भी होल नंबर है, 3 भी होल नंबर है। और 14 किसके लिए है? नाइट्रोजन के लिए है। 3 किसके लिए है? हाइड्रोजन के लिए है ना। तो ये दोनों का दोनों एटम आपस में कंबाइन होंगे, वो भी होल नंबर में, तब जाके हमारा एक कंपाउंड बनेगा, जो कि बन गया क्या? अमोनिया। या फिर आप 1:8 का बात करेंगे तो बन गया वाटर। कोई समस्या है इसमें? चलिए, तो यही था हमारा डाल्टन्स का एटॉमिक थ्योरी। तो बेसिकली यदि आपसे डाल्टन्स का एटॉमिक थ्योरी पूछा जाए तो आप ये सातों का सातों पॉइंट मेंशन कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। हो गया? क्लियर हो गया? चलिए, अगले वाले क्लास में हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करेंगे, बिल्कुल फ्रेश टॉपिक, जिसका नाम है व्हाट इज एन एटम। और ये तो आपका मेन हेडिंग होगा। मेन हेडिंग के अंदर आपको छोटा छोटा सब टॉपिक देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अगले वाले क्लास में हम लोग शुरू करेंगे व्हाट इज एन एटम। ऑनलाइन वाले बच्चे कहीं पे कोई डाउट हो तो आप एक बार बेझिझक कमेंट कर लीजिएगा, और अगले वाले क्लास में हम लोग इसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।